हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 सीयूटी पीजी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आया हूं, भारतीय इतिहास की शुरुआत लगभग वहां से हम मान सकते हैं। भारत पर सभ्यता की जो शुरुआत है वो हमें यहां से देखने के लिए मिल रही है। दुनिया में 5 प्राचीन सभ्यताएं हैं भाई। सबसे प्राचीन अगर हम बात करें तो वो इराक में जो मेसोपोटामिया हुआ करता था, वहां सबसे प्राचीन सभ्यता हमें देखने के लिए मिलती है। मेसोपोटामिया के बाद अगर हम आगे बढ़े तो इजिप्ट जो है, इजिप्ट मिस्र, वो सभ्यता हमें सबसे पुरानी देखने के लिए मिलती है। उसके बाद है तीसरे नंबर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी विश्व की तीसरी सबसे प्राचीन सभ्यता। आगे जाकर चाइना की सभ्यता की अगर हम बात करें या रोमन सभ्यता की बात करें तो ये अलग अलग सभ्यताएं इस सीक्वेंस में हमें देखने के लिए मिलती है। आपको याद रखना है दुनिया की सबसे प्राचीन कौन सी है, मेसोपोटामिया। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं जहां हम रोमन समझने लगते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तीसरे नंबर पर है, लेकिन भारत भूमि की सबसे प्राचीन सभ्यता है। समय की बात करें तो कब से कब तक का समय है भाई, लगभग 2600 से लेकर के 1900, 1800 और सबसे बढ़िया समय जो माना जाता है वो है 1750 BCE तक का ये समय है, जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने के लिए मिल रही है। शुरुआत हो रही है, अपने विकास तक पहुंच रही है और आगे उसका डिक्लाइन भी हो रहा है। यदि आप भारत के नक्शे पर देखें तो देखिए कौन सा वाला ये क्षेत्र है, तो ये पूरा एक त्रिभुजाकार आकार में हमें देखने के लिए मिल रही है। गुजरात के आसपास का ये क्षेत्र है। लोथल इनका बंदरगाह है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार यहां से हो रहा है। ऊपर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के तक ये फैला हुआ है, ठीक है। आप ये पूरा विस्तार देखेंगे, उत्तर प्रदेश क्या तक है, महाराष्ट्र तक है, इधर अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक ये पूरा फैला हुआ है। लगभग 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में हमारी पूरी सभ्यता फैली हुई है और लगभग 2000 से ज्यादा जो नगर हैं उसकी खोज हम कर चुके हैं। आकार की बात करें तो देखिए आकार कैसा दिख रहा है आपको, त्रिभुजाकार आकार हमें देखने के लिए मिल रहा है। खोज की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। अगर हम शुरुआत की बात करें तो 1826 में एक चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति थे, वहीं से हड़प्पा सभ्यता की बातें शुरू हो गई थी। 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग बन रहा है। अलेक्जेंडर कनिंघम का आपने नाम सुना होगा, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक हैं और कहीं ना कहीं उनके लगातार प्रयास यहां पर हो रहे हैं। 1902 में इसी पुरातत्व विभाग के लिए एक नए महानिदेशक आ रहे हैं जिनका नाम है जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल के ही प्रयास हैं। अलग अलग भारतीय जो पुरातत्ववेत्ता हैं, जो अन्वेषक हैं, वो अन्वेषण कर रहे हैं। 1921-22 का वो समय है जहां सबसे पहले हड़प्पा नाम का एक स्थान जो है उसकी खोज हो रही है। 1924 में जॉन मार्शल पूरी दुनिया को ये डिक्लेयर कर दे रहे हैं, ये घोषणा कर दे रहे हैं कि भाई भारत भूमि पर ना हमने दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, पुरानी सबसे पुरानी यानी तीसरे नंबर पर, देखिए हम अभी हमने पढ़ा ना, तो दुनिया की एक प्राचीन सभ्यता खोज ली है जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। भाई अभी तक यदि आपने सीयूटी पीजी हिस्ट्री की आप तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी की आप तैयारी कर रहे हैं, आपने हमारा सक्षम अल्टीमेट फाउंडेशन बैच ज्वाइन नहीं किया है तो देखिए भाई पेड क्लासेस चल रही हैं, आप बैच को ज्वाइन कीजिए, ज्योग्राफी के लिए भी और हिस्ट्री के लिए भी। बैच से रिलेटेड आपको कोई भी डिटेल चाहिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। आप मेरा AD22 आयुष दुबे 22 AD22 कूपन कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। अलग अलग स्थान हैं जिनके बारे में लगातार क्वेश्चंस आते हैं कि हड़प्पा कहाँ है भाई, पंजाब पाकिस्तान में है, यहाँ अन्नागार भी मिला है। खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी। देखिए सभी हड़प्पा स्थल किसी न किसी नदी के किनारे मिलेंगे। मोहनजोदारो जो कि सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, यहाँ से जितनी भी बड़ी इमारतें, चाहे वो स्नानागार हो, अन्नागार हो, वो सब यहीं से मिला है। 1922 में राखलदास बनर्जी जो हैं वो इसकी खोज कर रहे हैं। लोथल इनका बंदरगाह था जो भारत के गुजरात पर स्थित था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार यहाँ से हुआ करता था। कालीबंगा प्रमुख है, धौलावीरा प्रमुख है, राखीगढ़ी प्रमुख है। ये सभी अलग अलग स्थान है और महत्वपूर्ण स्थान है, इन सब की खोज की गई। हड़प्पा सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है, तो कहीं ना कहीं ये एक नगरीय सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, कांसे का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल्कुल डेवलप्ड इन्होंने अपने नगरीय नियोजन को कर रखा है। जो इनकी प्लानिंग है वो बिल्कुल डेवलप्ड है। इनके जो शहर हैं वहां पर सड़कें यदि आप देखें तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई दिख रही हैं। शहर जो है वो कहीं 2 हिस्सों में, कहीं 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी दुर्ग है, उसको सिटाडेल कहते हैं। लोअर टाउन भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर है। जो ईंट है वो भी 4:2:1 एक निश्चित आकार में, सममित आकार में हमको देखने के लिए मिल रही हैं हड़प्पा सभ्यता में। कृषि भी कर रहे हैं
और पशुपालन भी कर रहे हैं। कपास, गेहूं, जौ, तिल, ये सब हमें देखने के लिए मिल रहा है। देखिए उद्योग अलग अलग धातुओं का निर्माण कर रहे हैं, धातुओं का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। व्यापार बहुत उन्नत है। व्यापार में मानक या बाट सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है जो 16 के अनुपात में है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी हो रहा है। हमने बात की दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया के साथ भी ये व्यापार कर रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी है। समाज की बात करें तो समता मूलक समाज है भाई, है ना। समाज में किसी भी तरह की विषमता हमें देखने के लिए नहीं मिल रही। मातृ देवी और अलग अलग हमें जो मूर्तियां मिली है उससे पता चला है कि महिलाओं की स्थिति भी जो है वो समाज में कैसी है, अच्छी स्थिति है। धार्मिक विश्वास अगर हम देखें तो प्रकृति पूजक ये लोग हमें दिखाई देते हैं। लिपि की बात करें तो लिपि अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। ये पिक्टोग्राफी है, एक भाव चित्रात्मक लिपि है जिसमें बहुत सारे चिन्ह इस तरह के हुआ करते थे। इस तरह लिखते थे ये, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरीके से ये लिखा करते थे भाई। ठीक है, ये पूरी की पूरी लिपि है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, और ऐसा होगा जब हम लिपि पढ़ लेंगे तो इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें होगी जो निकल कर सामने आएगी। और शायद जो इतिहास आज हम इसका पढ़ रहे हैं वैसा ही कुछ इतिहास हमें और देखने के लिए मिलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का देखने के लिए हमें मिलेगा। ठीक है भाई, ये तो हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात। पतन, आखिर इतनी बढ़िया सभ्यता, इतनी डेवलप्ड सभ्यता जिसने शुरुआत की और इतना बढ़िया नगर नियोजन बनाया, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था यहाँ अच्छी थी, धार्मिक विश्वास यहाँ गहरे थे, प्रकृति से जुड़े हुए लोग थे, आखिर इनका पतन क्यों हुआ? तो पतन के अलग अलग कारण हैं जो अलग अलग विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि भाई नदियों का मार्ग परिवर्तन हुआ, कुछ कह रहे हैं बाढ़ आई है, कुछ कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन हुआ है, मरुस्थलीकरण हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि भाई आर्यों ने आक्रमण किया। एक मार्टिमर व्हीलर नाम के विद्वान है वो ये कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं व्यापारिक मार्गों का पतन हुआ होगा, प्रशासनिक विफलता आई हुई होगी, आपस में कोई गृह युद्ध, इस तरीके की चीजें भी हो सकती है, या पारिस्थितिक जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। और यही कई सभी कारण जो हैं जो पतन के कारण हुए होंगे। तो ये सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण बातें हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य चीजें हैं वो यही हैं। शहर जो हैं, शहर किस नदी के किनारे हैं, किस शहर से क्या मिला, इस तरह के क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता में लगातार आते हैं। लेकिन आज भी सिंधु घाटी सभ्यता हमें बहुत कुछ दे कर जा रही है। बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं, जैसे अर्बन प्लानिंग हो रही है, जो मानक बाट सिस्टम है वो हम देख सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारी ये एक धरोहर है। अलग अलग यूनेस्को जो साइट्स हैं वो यहाँ पर है, और ये हमारे प्राचीन इतिहास को संदर्भित करती है, हमें गौरवान्वित महसूस करती है भाई। तो पढ़ाई करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।